एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया था कि भारतीय दार्शनिकों ने या शिक्षाविदों ने शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे कि शिक्षा क्या है, और ऐसी जो पाश्चात्य शिक्षाविद या दार्शनिक थे उनके विचार क्या थे। अब आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि फ़िलॉसफी और दर्शन हैं क्या। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में आपको फ़िलॉसफी को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्शन का, और उसके बाद हम फिर जब देखेंगे एजुकेशन को फ़िलॉसफी से रिलेट करेंगे तब जाके समझ पाएंगे कि एजुकेशन एज अ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज क्यों है, यानी कि इसका फ़िलॉसफी से क्या रिलेशन है। अब क्योंकि ह्यूमन जो बीइंग है ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है कि एक ह्यूमन बीइंग ही है या मानव ही है जिसमें भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि उसने सब में दी है, लेकिन जो जानवर हैं या छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनमें बुद्धि है, लेकिन उनमें ना चिंतन शक्ति है, ना कल्पना शक्ति है, और ना ही कार्य करने की शक्ति विद्यमान होती है। जो मनुष्य होता है वो सोच समझकर कार्य करता है कोई काम कैसे होता है। अब हम जिस संसार में रहते हैं तो समय समय पर बहुत से दार्शनिकों के मन में ये विचार आया कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, और आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, या वो कौन सी शक्ति है जो कि सृष्टि को चला रही है। तो जब हम सोचते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, या हमें पता कैसे चला कि ये फ्रूट खाने का, ये आम का फ्रूट है, ये अमरूद है, हमें ये फल खाना चाहिए, या ये गेहूँ है, ये मक्का है, ये सारी चीज़ें कैसे बनी सृष्टि में, और जो हमारा स्वरूप है वो हमारा स्वरूप कैसे बना। तो जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, वहीं से जब हम जानना शुरू करते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, तो वहीं से हमें जिज्ञासा और उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और जहाँ से जिज्ञासा उत्पन्न होने शुरू होती है और आपको आश्चर्य होना शुरू हो जाता है इस नेचर की, प्रकृति की कैसे नेचर ईश्वर ने बनाई हुई है, तब ही आप में फिलॉसफी या दर्शन का प्रारंभ हो जाता है। दर्शन है क्या? दर्शन अगर देखें, भारतीय जो मनीषी थे उन्होंने कहा दृश्यते अनेन इति, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। इनके हम जिस भी सत्य का प्रत्यक्षीकरण करें, जिस भी सत्य को देखें, वही क्या है आपका दर्शन। जो आपकी मनु संहिता थी उसमें कहा कि पदार्थ के प्रत्यक्षीकरण को दर्शन कहा गया है। जो भी पदार्थ है प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, देखा जाता है, लेकिन देखा छोड़ नहीं जाता। देखने के बाद ये सोचा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या इसकी उत्पत्ति किसने की, तो वो है आपका दर्शन। अब जो पदार्थ है उसका जो परसेप्शन करना है उसकी ज़रूरत होती है ज्ञान चक्षु की या प्रज्ञा चक्षु की। ज्ञान चक्षु यानी कि जो प्रज्ञा चक्षु में, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विवेक। जब आपको विवेक के माध्यम से आप किसी चीज़ को देखते हो और तब आप ये समझ पाते हो कि वो चीज़ कैसे बनी है। वैसे तो हर व्यक्ति ही जन्मजात दार्शनिक होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के विचार एक सही दिशा में नहीं चलते और उसके विचार अस्पष्ट होते हैं, तब उसको हम सही मायने में दार्शनिक नहीं कहते। दर्शन तो एक आपका सोचने का तरीका, आपका किसी भी चीज़ के बारे में विचार करने का तरीका है। तो कोई भी चीज़ हम अगर भारतीय दर्शन में किसी भी चीज़ को देख लें, तो देखने के बाद जब हम उसके बारे में चिंतन और मनन करें और लॉजिकली एनालिसिस करें, उसका तार्किक विश्लेषण करें और देखें कि वो चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब कहा जाता है भारत में कि यही है हमारा दर्शन। तो आपके जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने कहा दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण है। यानी कि आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो बिल्कुल ही महत्वहीन है फिलॉसफी के संदर्भ में। जो आप देखते हो नेचुरलिज्म के आइडियाज़ देखते हो, रियलिज्म के, आइडियलिज्म के, हमारा जो भारतीय दर्शन है, दर्शन मतलब सिर्फ भारतीय के बारे में कहा जाता है। जो दर्शन है वो बहुत ही प्राचीन समय से, जब से वैद काल नहीं शुरू हुआ तभी से आपका दर्शन है। हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं, तो
वही हमारा दर्शन है, वही हमारी सोच है। तो अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यही समझाने का प्रयास किया कि दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण है। इनके जो भी चीज़ हम देखें उसको हम लॉजिकली प्रूव करें ऐसा क्यों है। तो जो हमारी भारतीय दर्शन है उसमें मेनली अनुभूति, अनुभव के माध्यम से पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, फिर अनुभव करेंगे, उसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ के सत्य के तह तक पहुंच पाते हैं। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसका। अब देख लेते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, फिलॉस प्लस सोफिया से बना है। फिलॉस का मतलब होता है आपका प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब हो गया ज्ञान। अगर मिला दें फिलॉस प्लस सोफिया को, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, तो जो आपका पाश्चात्य दर्शन है उसका मेन क्या है कि वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष तक ही अंतर्निहित है। वो बस उसका हर चीज़ के प्रति ज्ञान है। वो ये नहीं जानना चाहता कि ईश्वर ने इसे कैसे बनाया या ये चीज़ क्या है। बस वो जानता, चीज़ दिखाई दे रही है, वो उसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है। जैसे आइडियलिज्म कहता है कि विचार ही सत्य हैं, तो प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति ही सत्य है। यथार्थवाद कहता है जो चीज़ दिखाई दे रही है वही सत्य है। और प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य तो बना ही नहीं है, सत्य तो अभी निर्माण की अवस्था में ही है। तो उन लोग के अपने अलग अलग विचार, वो सत्य को जानना चाह रहे हैं, जगत क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं। और उनका मेन जो है वेस्टर्न का यही है कि जगत का निर्माण पदार्थों से हुआ है। तो जो है वेस्टर्न फिलोसफर ने जो है सिर्फ अपनी जो सोच थी उसको सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष तक ही रखा, जबकि जो भारतीय दर्शन है उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही चीज़ें शामिल हैं। हमारा जो चिंतन है, दर्शन है भारतीय दर्शन, वो चिंतन का विषय न होकर एक अनुभूति का विषय है। अनुभूति की जाती है। ये अंतर है आपके भारतीय दर्शन में और आपके पाश्चात्य दर्शन में। जो फिलॉसफी में मानवीय मनस, इनके मनुष्य का मन सदैव सत्य की खोज में लगा रहता है, ये है फिलॉसफी में। और जबकि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन ही एक जीवन जीने की कला है, एक आशावादी दर्शन कि अगर हम दुखों में हैं तो उन दुखों से निकलकर हम कैसे आगे की ओर बढ़ें, उन दुखों के पीछे क्या कारण है, उन दुखों को हम कैसे हटाएं। ये है आपके भारतीय दर्शन की सोच। अब बहुत सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने फिलॉसफी को अपने तरीके से समझाया, जैसे प्लेटो, क्योंकि पाश्चात्य फिलॉसफी का प्रारंभ आपके प्लेटो, सबसे पहले सुकरात और फिर उनके शिष्य प्लेटो की ही देन है। फिलॉसफी में प्लेटो कहते हैं फिलॉसफी का आरंभ आश्चर्य से होता है, जिसका अर्थ है कि जीवन के अनुभवों की जड़ें इसी आश्चर्य में होती हैं। हमारे समक्ष जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान एवं व्याख्या व्यापक रूप से तत्काल करने का प्रयास करते हैं। तो प्लेटो क्या कह रहे हैं कि एक तो जो भी चीज़ देखी, अगर हमारे जीवन को समस्या भी आती है तो हमें एकदम से आश्चर्य होता है ये चीज़ हमारे साथ ऐसे क्यों हो गई। अब जब हम उस समस्या को जब हमें आश्चर्य हुआ कि ये समस्या क्यों हुई, तो हमें जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाएगी कि हमने जीवन में ऐसा कोई काम भी नहीं करा तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और समाधान ढूंढने के लिए हम जो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न तरह के विचार आएंगे, और विचारों को बहुत ज़्यादा जो विचार होंगे आपके इतने होंगे, व्यापक होंगे कि आप उन्हीं विचारों के माध्यम से जो विचार आपकी समस्या से को समाधान कर पाएँ, अपनी समस्या को आप हल कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। और वो अगर समस्याएं भी नहीं आती तब भी वो ये जानने का प्रयास करता है कि ये जो सृष्टि है ये कैसे चल रही है, किसने ये सृष्टि को बनाया होगा। हेंडरसन कह रहे हैं दर्शन एक गंभीर अध्ययन का विषय है, इसके अंतर्गत मानव जीवन की अति कठिन समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। वही है, जीवन की समस्याएं क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, दुनिया में इतने सारे जीव जंतु का निर्माण कैसे हुआ, ये जगत क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेनली दर्शन में हम इन्हीं चीज़ों का जानने का प्रयास करते हैं, और वो भी लॉजिकली।
जीएस रास की डेफिनेशन सर्वव्यापक है। इन्होंने कहा फिलॉसफी और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। इनके फिलॉसफी तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए उपाय बताता है, खाली सैद्धांतिक लिखित रूप में उसने बता दिया। उसने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए कि ऐसे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसा समाज था वैसे फिलोसोफर ने शिक्षा के उद्देश्य दे दिए। अब जो शिक्षा का काम क्या है कि जो फिलॉसफी में उद्देश्य दिए गए हैं उन उद्देश्यों को कैसे व्यवहारिक रूप में लाया जाए। तो जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं कि आप कोई भी विषय पढ़िए, उन विषयों के पीछे आपका एक फ़िलॉसफ़ी होती है, एक सोच होती है, जिसके आधार पर वो कंटेंट तैयार किया जाता है, वो करिकुलम तैयार किया जाता है और फिर उसको हम किसी भी लाइन में पढ़ें उसको फिर हम व्यवहारिक रूप देते हैं। तो जो फ़िलॉसफ़ी है, जो दर्शन है, वो हर विषय का रूट है। जो भी करिकुलम तैयार किया जाता है वो इस तरह तैयार किया जाता है ताकि व्यक्ति जो है जो भी जीवन में समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे दूर करें, हम उस कंटेंट के माध्यम से ही इनडायरेक्ट वे में ये सिखाने का प्रयास करते हैं। अब आता है आपका फिलॉसफी की विशेषताएं। अब क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और चिंतन करना उसके स्वभाव में है, अब वो चिंतन मनन करता रहता है और धीरे धीरे आपका उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जैसे वर्तमान में समस्या चल रही है कोरोना की, अब कोरोना की समस्या जो चल रही है अब उसके लिए अब वो खोज की जा रही है कि हम कैसे उससे छुटकारा पाएँ। तो ये भी क्या है, एक तरह का चिंतन। अब अभी तक तो उसकी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रॉपर वे में, यानी कि जिसके रिजल्ट तक सही नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक चिंतन कि हम क्या करें, अब उस चिंतन को विभिन्न दिशाओं में लोग सोच रहे हैं जो भी इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इनके इसकी विशेषताएं क्या है कि सत्य की खोज की जाएगी, सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि की प्रणाली, एक आपके अंदर इंसाइट डेवलप होनी चाहिए, आप जो कि सत्य को देख पाएँ। लोग सत्य को जानते भी हैं लेकिन जब भी उस सत्य को जानते भी न मानना, समझिए कि वो मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। प्रकृति एवं विश्व के प्रति सोच का विषय है, क्योंकि जानना चाहते हैं प्रकृति क्या है, ये विश्व क्या है, क्या जैसी पृथ्वी है ब्रह्मांड में क्या अनेक ऐसी पृथ्वियाँ हैं, जीवन क्या है, जीवन कैसे बनना शुरू हुआ, प्रकृति पे जो अनगिनत पेड़ पौधे आए ये कैसे बने, कहाँ से आए, जल से जीव आया, एक शैल से जीव बना इतना बड़ा कैसे बना। एक सिर्फ कहते हैं कि जैसे अगर विज्ञान कहता है कि जी समुद्र में ही एक कोशिका का निर्माण हुआ, उस कोशिका से कैसे दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बनी। तो ये जानना प्रकृति एवं ईश्वर का संबंध कि प्रकृति का ईश्वर से क्या संबंध है, क्या प्रकृति ही ईश्वर है या ईश्वर ने ही प्रकृति को बनाया है। सत्य की खोज का निरंतर प्रयास करते रहना। अभी तक कोई इस रहस्य तक भी नहीं पहुंच पाया कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे एक छोटे से सेल से ह्यूमन बीइंग बना। सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। जीवन की जटिल समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। फिलॉसफी में विश्लेषण का मतलब क्या है कि एक एक पॉइंट को डीप स्टडी करना। तो जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उस समस्या के जितने भी पहलू हैं प्रत्येक पहलू पर बहुत ही डीप उसका एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के बाद सिंथेसिस के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जो भी समस्या आई थी जटिल समस्या उसका समाधान कैसे किया जाए, अंतिम यथार्थ की अनुभूति की जाती है। यानी कि फिलॉसफी के माध्यम से अंतिम सत्य क्या है उसकी अनुभूति का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, फिलॉसफी क्या है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, क्योंकि एक सोच है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फिलॉसफी यानी कि अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। कोई झूठ को भी सत्य मानता है तो वो उसका अपना दृष्टिकोण है, उसकी अपनी सोच है और वो फिर उसी के आधार पर अपने जीवन को वो व्यतीत करता है। वो उस तो इनके जो सत्य क्या हुआ, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो गया, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सब ये जानना चाहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। जीवन के सबको पता है कि जीवन हमारा
सुखपूर्वक बीते और शांतिपूर्वक बीते। इसलिए अगर एक सोच विकसित करनी है तो और अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है तो निश्चित रूप से अपने सोच को, अपने विचार को सही रखना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जितने भी इज़्म हुए उन इज़्म का एक मेन उद्देश्य था, हर एक मेन उद्देश्य पे, आदर्शवाद, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के ऊपर, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के ऊपर। इसके विपरीत आपका प्रकृतिवाद, बालक अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर आगे बढ़े। इधर यथार्थवाद, सुखपूर्वक जीवन जीने का उद्देश्य, यानी कि हम ऐसे काम करें अपने जो कि हमारे जीवन को सुखी बना सके। एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया यथार्थवाद ने। प्रयोजनवाद कह रहा है कि जो भी चीज़ हम निर्माण करें अगर उससे हमें सुख मिले, फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, वही हमारे लिए सत्य है। ये वेस्टर्न फिलोसफर की सोच। अस्तित्ववाद, व्यक्तित्व के अस्तित्व को ही मानना, व्यक्तित्व के अस्तित्व को महत्व दो, क्योंकि जो ये वाद थे इनमें व्यक्तित्व का अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। तो अस्तित्ववाद ने कहा कि हमें व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देना है। अब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है आपका मानववाद, यानी कि मानवता की बात करते हैं कि सभी जो भी दुनिया में मानव हैं हमें उन सभी मानवों के प्रति एक सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो ये है आपकी फ़िलॉसफी की विशेषताएं। अब आता है आपका स्कोप ऑफ फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी का जो स्कोप है, या यहाँ पे जब कई बार आपने अगर ये आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, अगर स्कोप भी आता है या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ फ़िलॉसफी, तो यही चीज़ आती हैं आपकी। सबसे पहली तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स। दूसरी आपकी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तीसरी आपकी आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी। जो मेटाफिजिक्स है यानी कि तत्वमीमांसा, उसके अंतर्गत जो है हम जानने का प्रयास करते हैं यथार्थ की खोज, इनकी आत्मा क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सत्ता संबंधी विज्ञान क्या है। अगर आत्मा संबंधी की बात करें तो यही चीज़ थी, इसमें ये खोजने का प्रयास किया गया कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा तथा परमात्मा का क्या संबंध है, क्या आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसी जगत संबंधी में देखने का प्रयास किया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इसमें जो निहित तत्व हैं उन विभिन्न तत्वों का आपस में क्या संबंध है। जगत के उपादान कारण, निमित्त कारण खोजने का प्रयास किया जाता है। अब ईश्वर संबंधी तत्वमीमांसा कि ईश्वर क्या अस्तित्व है, अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो क्या ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। किसी ने ईश्वर को देखा ही नहीं, सबने अपने अपने हिसाब से ईश्वर के बारे में व्याख्या कर दी। अब इसलिए विभिन्न धर्मों का उदय हो गया, सबने अपने हिसाब से अपना अपना एक देवता मान लिया, अपना अपना एक ईश्वर मान लिया, जो विभिन्न संप्रदाय बने। लेकिन उन सब का मेन यही है कि क्या जो सृष्टि को एक ईश्वर चला रहा है या इस सृष्टि को बहुत सारे लोग चला रहे हैं। ब्रह्मांड संबंधी, अब ये कॉस्मोलॉजी रिलेटेड है, विश्व विज्ञान के विचार किया जाता है कि ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है, क्या ब्रह्मांड का आदि या अंत है। जो वेदांत कहते हैं ना इस दुनिया आदि है ना ही अंत है। एक होता है सत्ता संबंधी विज्ञान, यानी कि मनुष्य और जो पूरी सृष्टि है इसका रचयिता कौन है, क्या किसी पुरुष निर्माण किया है या किसी सामान्य आदमी ने, या निराकार ईश्वर ने करा या साकार ने। इनके सत्य विज्ञान में ये एक ईश्वरवाद, बहुवाद, बहु ईश्वरवाद, इसके बारे में इसके अंतर्गत बातें की जाती हैं। और ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, इसके अंदर जो तत्व मीमांसा है, आत्मा संबंधी, जगत संबंधी या ईश्वर संबंधी, इन चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिलेगी, यानी कि हम इनके बारे में किसे जानें, तो उसका अध्ययन किया जाता है ज्ञान मीमांसा में। आत्मा संबंधी ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ क्या क्या हैं, कि जो हम आत्मा संबंधी, जो मतलब तत्व मीमांसा संबंधी जितनी भी जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, वो हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। थर्ड है आपका एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है आपका मूल्य शास्त्र या आचरण शास्त्र। इसके अंदर
मूल्य कैसे होने चाहिए उसका विचार किया जाता है। ये भी फिर 3 भागों में हो गया। एक हो गया तर्कशास्त्र, एक नीति शास्त्र और एक आपका सौंदर्य शास्त्र। अगर हम तर्कशास्त्र की बात करें तो भी इसमें आगमन, निगमन, तर्क विधियों का विश्लेषण किया जाता है और इन विधियों के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इनके तार्किक चिंतन का स्वरूप, तर्क एवं चिंतन की विधियाँ, अनुमान विधि क्या होनी चाहिए इसके बारे में। अब जो है आपका नीति शास्त्र, नीति शास्त्र के अंतर्गत क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, शुभ क्या है, इसके बारे में विचार किया जाता है। अब शुभ क्या है, इस पर भी बहुत सारे आपके नीति शास्त्री उन्होंने इसी शब्द पर अपने अपने अलग अलग विचार दिए। सौंदर्य शास्त्र, इनका जो सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा, सुंदर असुंदर, ये क्या है, इसके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो आपका कहता है सौंदर्य शास्त्र। तो ये जो आपकी शाखाएं हैं, कहीं कहीं आप पढ़ोगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिकली तर्कशास्त्र, 4 चीज़ें कि ये इसकी 4 समस्याएं हैं, लेकिन यही इसकी समस्याएं हैं और इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी दर्शन के बारे में सही तरीके से जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेस हैं। अगर हम इन बेस को समझ लेते हैं तो हम कोई सा भी इज्म हो या भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो तो ये समझ पाएंगे कि इन पॉइंट्स के अंतर्गत मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न दार्शनिकों ने क्या क्या विचार दिए।